मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की खबर है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जान का खतरा बताया है। उन्होंने 2 दिन पहले अपनी गाड़ी पर हुए हमले के पीछे टीएस सिंहदेव का हाथ होने की आशंका जताई है और कांग्रेस आलाकमान से इसकी शिकायत करने की बात भी कही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की भी सफाई अब सामने आई है। इस तरह की राजनीतिक घटना कांग्रेस के अंदर में भाजपा वालों ने भी हमला कई बार किया था। जब हम विपक्ष में थे उस समय कई बार हमारे साथ जानलेवा हमला भी हुआ, घटनाएं हुई, तोड़फोड़ भी हुई, माननीय नेता जी हमारे साथ किए ऐसा घटनाएं। लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर हमला इस तरह का पहला है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी आदित्य राय इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आदित्य, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी फरहाद, देखिए ये जो खबर है, इस खबर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस के एक विधायक ने अपने ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर अपनी हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। एक हमला जो है वो 24 जुलाई को बृहस्पति सिंह पर हुआ था, 24 जुलाई की रात को अंबिकापुर में। और जिस व्यक्ति ने हमला किया है, बृहस्पति सिंह का आरोप है कि वो व्यक्ति टीएस सिंहदेव के भतीजे हैं और टीएस सिंहदेव जी ने ही उन पर जो है कि ये हमला करने के निर्देश उनको दिए थे। ऐसा आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाया है। इस पूरी खबर के बहुत बड़े सियासी मायने हैं। बृहस्पति सिंह का आरोप है कि 15 जुलाई को बृहस्पति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अंबिकापुर में ली थी। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से 2.5 साल के सीएम को लेकर चर्चाएं चल रही है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल के सीएम पद को लेकर बातचीत हुई थी और राहुल गांधी ने ये वादा जो है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल से किया था। लेकिन 2.5 साल होने के बाद टीएस सिंहदेव अब सीएम जब नहीं बनाए गए तो ये पूरी चर्चा उठी। और बृहस्पति सिंह ने का आरोप है कि 15 जुलाई को उन्होंने एक बयान दिया था कि हाईकमान ने भूपेश बघेल को चुना है और 20-25 साल तक भूपेश बघेल को कोई नहीं बदल सकता, जिसके बाद उन पर ये हमला किया गया। अब इस पूरे जो ये घटनाक्रम हो रहा है, इसके सियासी मायने अगर देखे जाए तो बृहस्पति सिंह जो है वो पहले टीएस सिंहदेव गुट के ही विधायक रहे, लेकिन कुछ समय पहले वो जो है कि भूपेश बघेल के करीबी हो गए। ये घटनाक्रम हुआ और अब ये 2.5 साल की जो कहानी हुई उसके बाद ये घटनाक्रम होना और इतना बड़ा सियासी घमासान मचना और बृहस्पति सिंह का खुद अपने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाना कि उनकी हत्या कराना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम ये दिख रहा है। फरा, और एक बात और, जिस वक्त बृहस्पति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पर ली, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इसके लिए बाकायदा, उस वक्त करीब 20 विधायक जो है उनके साथ मौजूद थे। तो पूरी तरीके से प्लानिंग कर पूरी तरीके से बातचीत कर किसी भी तरीके से हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सारी इसकी प्लानिंग की गई। 20 विधायक वहाँ पर जो थे, कांग्रेस के 20 विधायक मौजूद थे और तो ये काफी सियासी। शुक्रिया आदित्य। और अब बात करते हैं कुदरत के कोहराम से जुड़ी हुई, जो सामने आया है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से। यहाँ पहाड़ों से चट्टान गिरने की घटना का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। किन्नौर जिले में जमीन खिसकने के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि नदी का पुल टूट गया। पहाड़ों से नीचे गिरे पत्थर पुल के नजदीक खड़ी सैलानियों की गाड़ियों पर तोप के गोलों की तरह गिरे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ से बरसती मौत, तबाही की खौफनाक तस्वीर। किन्नौर में कैमरे में कैद मौत। तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। ये दर्दनाक मंजर सामने आया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, जब पहाड़ों से टूटे पत्थरों और चट्टानों की आवाजों ने कोहराम मचा दिया। जिस वक्त ये हादसा सामने आया, पहाड़ के नीचे पुल के पास दिल्ली से हिमाचल और शिमला घूमने गए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ भी मौजूद थी।
इस बीच जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और उससे गिरे पत्थरों ने नीचे तलहटी में तबाही मचा दी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। पत्थर जहां गिरे वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। हादसे के बाद वहां तबाही का मंजर नजर आया। पुल के आसपास नीचे मौजूद इमारतों और गाड़ियों को पत्थरों के गिरने से भारी नुकसान पहुंचा। मुझे इस बात का दुख है कि 9 लोगों को हम नहीं बचा पाए क्योंकि उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। घायलों को तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया है और हमने ये भी तैयारी रखी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी उनको एयरलिफ्ट करने की, अगर ज़रूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए भी हम प्रावधान करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है और जो घायल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद हो सकती है वो भी हम करेंगे। पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि जो लोग हादसे का शिकार हुए वो सभी पर्यटक थे जो दिल्ली से यहाँ घूमने गए थे। बताया गया कि राहत और बचाव के काम के लिए प्रशासन की तरफ से कई टीमों को भी वहां भेजा गया। किन्नौर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजकुंद्रा मामले में बड़ी खबर आ रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अश्लील फिल्मों से जुड़े माफिया पर कार्रवाई की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की वेबसाइट ब्लॉक करने की भी मांग की है। तो वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को लेकर तनवीर हाशमी और उसकी सहयोगी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का दावा है कि तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए वीडियो बनाता था। आरोप है कि वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत लेते थे और उसके बाद वीडियो बनाने का काम तनवीर को दिया जाता था। नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे पता था उसका आंसर क्या है। तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सारे आंसर्स दे दिया। उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बता दिया एंड दैट वाज इट। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं, मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया। उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया, बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बाहर आ गया हूँ और अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कोर्ट में ही लड़ेंगे। पॉर्न फिल्में बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसे राज कुंद्रा के ऑफिस में एक तिजोरी मिली है और इस तिजोरी में रखे जो दस्तावेज क्राइम की ब्रांच की टीम को हाथ लगे हैं वो राज कुंद्रा के खिलाफ अहम सबूत बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, तफ्तीश के दौरान कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है जिसमें करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इतना ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस एक बार फिर शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। पॉर्न फिल्म मामले में
फिर होगी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ। कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन। राज के ऑफिस में सीक्रेट अलमारी। तिजोरी में बंद कुंद्रा के राज। पॉर्न फिल्में बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राज कुंद्रा के पोशीदा राज बाहर आ रहे हैं। रविवार को ऐसा ही एक राज कुंद्रा के ऑफिस की दीवार से बाहर आया। दरअसल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुंद्रा के वियान और जेल स्ट्रीम के दफ्तर में फिर से छापेमारी की। न्यूज 18 के पारस दामा की खबर के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा के ऑफिस की एक दीवार में एक सीक्रेट अलमारी मिली। सूत्रों के मुताबिक इस तिजोरी में बहुत सारी फाइलें मिली, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां क्राइम ब्रांच के हाथ लगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश के दौरान जब अधिकारियों ने राज कुंद्रा के कर्मचारियों से पूछताछ की तो उसमें से 4 कर्मचारी राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। इन कर्मचारियों ने राज कुंद्रा के पोर्न रैकेट फिल्मों के बारे में पूरी जानकारी क्राइम ब्रांच को दे दी। इन कर्मचारियों ने बताया कि महज 1.5 साल में राज कुंद्रा ने पोर्न फिल्मों से करीब 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने राज कुंद्रा के सीक्रेट अलमारी के बारे में भी क्राइम ब्रांच को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा से राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद उस तिजोरी का राज भी बाहर आ गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर के मुताबिक राज कुंद्रा के 4 कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि राज कुंद्रा अपना अश्लील फिल्मों का गोरख धंधा कैसे चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। इनके अलावा इन कर्मचारियों ने मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया कि महज 1.5 साल में राज कुंद्रा ने अश्लील वीडियो के कारोबार के जरिए करीब 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। अश्लील फिल्मों के जरिए जो कमाई होती थी वो पहले कैनरिन कंपनी को भेजी जाती थी और फिर राज कुंद्रा के पास पहुंचती थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन कर्मचारियों ने ही क्राइम ब्रांच को ऑफिस में सीक्रेट तिजोरी के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपने अंधेरे ऑफिस से हॉटशॉट्स ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के लिए एक विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया। इस विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल भारतीय कानून से बचने के लिए किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के दफ्तर से जो सर्वर सीज किया गया, उसकी जांच में यह सामने आया है कि अश्लील वीडियो को अपलोड करने के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद ली गई। फिलहाल फॉरेंसिक टीम सीज किए सर्वर से डिटेल्स को रिकवर करने में लगी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अब तक की उनकी जांच में यह सामने आया है कि राज कुंद्रा के दफ्तर से अश्लील वीडियो लंदन भेजने का काम उसका पूर्व PA और कैनरिंग कंपनी का भारत में प्रतिनिधि उमेश कामत करता था। पहले यह वीडियो लंदन भेजे जाते थे, उसके बाद वहां पर उसे हॉटशॉट पर अपलोड किया जाता था और जब वीडियो अपलोड हो जाता था तो उसके बाद उमेश कामत इसकी जानकारी राज कुंद्रा को देता था। पोर्नोग्राफी मामले की तहकीकात के दौरान क्राइम ब्रांच के हाथ राज कुंद्रा और उमेश कामत का एक ईमेल भी लगा है। इस ईमेल में राज कुंद्रा और उमेश कामत ख्वाब कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस ईमेल में लिखा है कि हर पॉर्न फिल्म का ट्रेलर बने। ट्रेलर 60 से 90 सेकंड का हो। ट्रेलर को हाई डेफिनेशन में शूट किया जाए। शूट में ड्रैगन कैमरा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा पॉर्न फिल्म के हर उस मॉडल का पूरा प्रोफाइल हो जो बोल्ड सीन और न्यूड शूट कर सके। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा पर लगे आरोप की जांच के दौरान उनके सामने एक और हैरत अंगेज पहलू भी आया है। न्यूज 18 के विवेक मिश्रा की खबर के मुताबिक तफ्तीश में राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा कानपुर में 2 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। कानपुर के बर्रा और कैंट इलाकों के बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं।
मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर फिलहाल ये खाते सीज कर दिए गए हैं। इन खातों में करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए जमा हैं। ये बैंक अकाउंट हर्षिता श्रीवास्तव और नर्मदा श्रीवास्तव के नाम से खुले हैं। हर्षिता का खाता बर्रा के पंजाब नेशनल बैंक में है और इस खाते में 2 करोड़ 32 लाख और 45 हजार रुपए जमा है, जबकि नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट के भारतीय स्टेट बैंक में है और इस खाते में 5,59,151 रुपए जमा है। अब तक मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज कर चुकी है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि पोर्नोग्राफी की मोटी कमाई को राज कुंद्रा बेटिंग में इस्तेमाल करता आ रहा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक बेटिंग और कसिनो का बिजनेस करने वाली मर्क्यूरी इंटरनेशनल कंपनी के एक बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ अफ्रीका से दिसंबर 2020 में राज कुंद्रा के खाते में 15 लाख रुपए और 13 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे ट्रांसफर भी राज कुंद्रा के अकाउंट में देखे गए हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच का कहना है कि उसने राज कुंद्रा का जो लैपटॉप सीज किया था उसमें से काफी डेटा डिलीट कर दिया गया है। छापे के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और रेयान थोरपे के पास से लैपटॉप बरामद किए थे। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के कहने पर ही ये डेटा डिलीट किया गया था। हालांकि दोनों के लैपटॉप से क्राइम ब्रांच को जो 48 टीबी डेटा मिला है उससे कई अहम सुराग क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी से एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। 2 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शिल्पा से पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपों में घिरे उनके पति राज कुंद्रा के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन अब क्राइम ब्रांच को मिले नए सुरागों के आधार पर वो एक बार फिर शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि पंचायत चुनाव के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था और ये विवाद एक दिन खूनी झड़प में बदल गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों ओर के लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। इस दौरान गाली गलौज भी खूब हुई। वहां सिर्फ डंडे ही नहीं चले, बल्कि उन लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर भी बरसाए। देख ले लड़ाई, देख ले भाई। इलाके के कुछ लोगों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तब जाकर कहीं ये पूरा बवाल शांत हुआ। बताया गया कि मारपीट की इस घटना में दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। कुदरत के कोहराम की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी लगातार आ रही हैं। यहाँ जहां तक भी नजर जाती है, पानी के अलावा पानी से हुई तबाही के मंजर नजर आते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं, तो कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 100 लोग अब भी लापता हैं। ये कुदरत का कहर है।
जो महाराष्ट्र में बरसात बनकर आसमान से टूटकर गिरा है। जिस पानी के बिना जिंदगी बेहाल हो जाती है, उसी पानी ने जिंदगी बेहाल कर दी है। यहाँ नीचे पानी, ऊपर पानी, जहां जहां नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आता है। इस बरसते बेशुमार पानी की वजह से यहाँ लोगों की आंखों से भी पानी बरसने लगा है। सब गांव खाली हो गए, मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से। बहीण दोन भाचे कामांचं घरात सासूचा गेली। बीते कुछ दिनों से सारा महाराष्ट्र बारिश से इस कदर सराबोर हुआ कि जिंदगी त्राहिमाम करने लगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। आलम यह है कि तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग अब दहशत के शिकंजे में हैं। इस तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए मोर्चे पर उतरी एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की चंद तस्वीरें समूचे महाराष्ट्र का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। पूरा जो है वलवा एरिया ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गांव है। वहाँ पर उस गांव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लोगिंग अप हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भी भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में से 100 कैदियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगह जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और खासतौर पे जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। महाराष्ट्र में चारों तरफ फैली तबाही का जायजा लेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रत्नागिरी के गुहागार पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने चिपलुन में बाजार में हुए नुकसान के बारे में लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। वहीं फडणवीस ने भी पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। देखिए, केंद्र सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है। तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जाइए देखिए और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाड़ में बाढ़ का पानी तो निकल गया, लेकिन अभी भी तबाही के निशान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं।
मेरे मम्मी पापा गए इधर से, मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम से। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले महाड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5-5 लाख और केंद्र ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास वॉर मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, द्रास में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पिछले साल मन की बात का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हम उनके बलिदान को याद करते हैं, हम उनकी वीरता को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए कारगिल में शहादत दी। उनकी बहादुरी में हमें हर दिन प्रेरित करती है। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। उस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। औरंगाबाद में लोगों में बियर लूटने की होड़ मच गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बियर लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक में लदी बियर को लूटने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। एमपी के महोबा में पड़ोसी से अवैध संबंध के शक में एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। यूपी के बरेली में कार से ड्रग्स की सप्लाई करने जा रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के पास से 30 लाख की चरस जब्त की। राजस्थान के भरतपुर में दहेज मामले में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते यूपी के एक दरोगा को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी दरोगा दहेज के मामले में जांच करने के लिए भरतपुर गए थे। यूपी के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। हमले में घायल दोनों लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को प्रयागराज रेफर कर दिया। यूपी के नोएडा में लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 17 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की। आरोप है कि ये गिरोह ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराता था और फिर गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ इंजन नंबर और चेचिस नंबर बदलकर बेच दिया करता था।